हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप नोट्स लिखवाओ। तो वैसे तो नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लासें ले लेते हैं और यहाँ पर आप समझ लीजिए और वहाँ से आप नोट्स उतार लीजिए। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को किसी को नहीं मिल रहा है तो मैंने आज इसी तरह से आपके नोट्स जो है बोर्ड पे उतार लिए हैं। आप ऐसा का ऐसा मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आपको यही लिखना है। अब पाचक ग्रंथियों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पाचक ग्रंथियाँ जो होती है हमारे शरीर में वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती है? तो देखिए, पहली जो पाचक ग्रंथियाँ हैं उसे हम कहते हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक है, जो पाचक ग्रंथि, पहली जो पाचक ग्रंथि है वो कौन है? लार ग्रंथि। दूसरी हमारी पाचक ग्रंथि है वो है यकृत। और तीसरी जो पाचक ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अब पाचक ग्रंथियों का मतलब क्या है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो पाचन में हेल्प करेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ निकालेगी जिससे क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन हो जाएगा। तो पाचक ग्रंथियाँ हमारे कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है हमारे शरीर में। कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि होती है, दूसरी यकृत ग्रंथि होती है, और तीसरी जो होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। सभी बच्चों ने ये तो ज़रूर पढ़ रखा होगा कि यकृत ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वो भार में भी बड़ी है, वो आकार में भी बड़ी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी संरचना कैसी होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, इनके द्वारा कौन सा पदार्थ निकलता है जिससे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस पाचक ग्रंथि के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि के बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये लार ग्रंथि क्या होती है, कहाँ होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या काम करती है। तो देखिए, जो लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है लार ग्रंथियाँ, यानी कि ये एक नहीं है, ये बहुत सारी है। अब बहुत सारी में भी कितनी? तो ये 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। मतलब कि मैंने ये कहा है कि 3 जोड़ी होती हैं, ना कि 3 होती है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक की एक जो है वो जोड़ा होता है। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। पहले इनके बारे में सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं हम कि लार ग्रंथियाँ जो है वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी? एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो अपने स्रवण को रक्त में ना छोड़कर किसी सरफेस पर, किसी सतह पर छोड़ती हैं। जो भी उनमें से एंजाइम निकलेंगे, अच्छा बहिस्रावी ग्रंथि से क्या क्या निकलते हैं वो भी बता देती हूँ। बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम या फिर किसी पाचक रस को या किसी भी रस को वो स्रावित करती है, अपने में से निकालती है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन को या अपने से जो पदार्थ जिसे हम कह रहे हैं हार्मोन, उसको निकालकर वो किस में डाल देती है? ब्लड में, सीधा ही ब्लड में डाल देती है। और वो हार्मोन जहाँ पर उसको क्रियाविधि करनी है, जो कार्य करना है, वो ब्लड के थ्रू ही वहाँ पर जाकर अपना कार्य कर लेगा। और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है कि मिश्रित ग्रंथि, नाम से पता चल रहा है मिश्रित, यानी कि मिक्स। किसकी मिक्स? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि का जो मिश्रण होता है, ऐसी प्रकार की ग्रंथि, यानी कि जो अंतःस्रावी का भी कार्य करेगी, जो बहिस्रावी का भी कार्य करेगी, जो एंजाइम भी निकालेगी, जो हार्मोन भी निकालेगी, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हो गई। अब इनमें से जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं वो किस प्रकार की है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। हमारे कोर्स के अंदर एक लेसन है ग्रंथियों के बारे में, उसमें हमें पूरा का पूरा जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी इन ग्रंथियों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, और इनमें से भी कौन कौन सी बहिस्रावी है या मिश्रित है वो भी हम देख लेंगे। तो लार ग्रंथियाँ जो है
वो किस प्रकार की होती है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि ये एंजाइम निकालेगी, ये रस को निकालेगी, ये हार्मोन नहीं निकालेगी। हार्मोन कौन निकालती है? हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निकालती है। ठीक है, तो दूसरा देखिए कि ये काम क्या करती है, तो ये लार का स्रवण करती है। किसका स्रवण करती है? लार का स्रवण करती है। अब हमारे मुख में ये पाई जाती है, पहली चीज़ कि ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। और मुख में हमें पता है कि क्या होती है? लार होती है। तो ये क्या काम करती है? लार का स्रवण करती है। नाम से पता चल रहा है, देखिए लार ग्रंथियाँ जो लार का स्रवण करती हैं उन्हें हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। और इस लार की अगर हम प्रकृति देखें तो ये कैसी होती है? तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? ये क्षारीय प्रकृति की। और क्षारीय में भी कैसी? हल्की क्षारीय प्रकृति की होती है। एक मनुष्य अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या यूँ कहूँ कि प्रतिदिन जो है वो कितनी लार स्रावित करता है मुख से इन ग्रंथियों के द्वारा, तो देखिए प्रतिदिन जो लार स्रावित होती है हमारे मुख में वो कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल जानकारी हो गई, सामान्य सी जानकारी हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती है, अभी अभी हमने बात की थी कि लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी होती है, लेकिन ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, यानी कि हर एक ग्रंथि कितनी हो गई? 2 हो गई, तब जाकर 3 जोड़ी, यानी कि कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी होती है, इनका नाम क्या क्या होता है। तो पहली जो ग्रंथि आती है उसे हम क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। क्या कहेंगे? अधोजिह्वा। दूसरी ग्रंथि जिसका नाम क्या है? कर्णपूर्व ग्रंथि। और तीसरी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? अधोजंब ग्रंथि। हाँ, थोड़ा सा नाम जो है इनका हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप 1-2 बार इनको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ग्रंथियाँ हैं, अधोजिह्वा ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि और अधोजंब ग्रंथि। और इनकी डिटेल मैंने इनके सामने लिख रखी है। अधोजिह्वा, नाम से पता चल रहा है जिह्वा, जिह्वा कहते हैं जीभ को। हमारे मुख में जीभ पाई जाती है, एक मांसल अंग होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं या जिह्वा कहते हैं। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी है, आप एक बार देखिए, उसके ऊपर हमने संरचना भी पढ़ी थी, जीभ के कार्य भी पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये जो ग्रंथि है वो जीभ के क्या होगी? नीचे स्थित होगी। अधोजिह्वा यानी कि जीभ के नीचे स्थित होती है। जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे ये ग्रंथि स्थित होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे छोटी ग्रंथि। अच्छा, सबसे छोटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ये सबसे छोटी होती है। ये किसकी सबसे छोटी ग्रंथि है? तो ये तीनों जो ग्रंथियां हैं, जो लार ग्रंथियां जो कि 3 प्रकार की होती है, इन तीनों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अधोजिह्वा ग्रंथि। तो ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये कहाँ होती है? जिह्वा के नीचे स्थित होती है, यानी कि जीभ के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट देखिए, नाम आ रहा है कर्णपूर्व ग्रंथि। अब इनकी लोकेशन याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनके नाम से मिलता जुलता ही अपने को याद करना है। कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। कर्णपूर्व ग्रंथि जो है ये कैसी होती है? तो ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, सबसे छोटी कौन हो गई? अधोजिह्वा ग्रंथि। सबसे बड़ी कौन हो गई? कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, अच्छा कर्णपूर्व, कर्ण का मतलब होता है कान, ठीक है। अच्छा, पूर्व का मतलब तो वैसे तो होता है पहले, लेकिन ये ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ये कान के नीचे स्थित होती है। जो हमारे कान होते हैं, यानी कि एक 2 कान हो गए, दोनों कान के नीचे एक ग्रंथि, तो कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी कि कितनी हो गई? 1 जोड़ी हो गई। तो ये कान के नीचे स्थित होती है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो टाइप है इसका वो कौन है? अधोजंब ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि जो है वो मध्यम आकार की होती है। अगर इसके आकार की बात की जाए, देखिए 3 ग्रंथियां हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन हो गई? अधोजिह्वा हो गई। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? कर्णपूर्व। तो ये इनके मध्यम आकार की ही होगी, ठीक है। तो ये मध्यम आकार की, यानी कि इनके बीच के आकार की होती है। अब ये कहाँ पर होती है? तो जो हमारा मुख होता है, मुख के अंदर 2 जबड़े होते हैं। जबड़ों के बारे में, दांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचली जबड़ा। इन जबड़ों के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कृतनक दांत, जो काटने का, यानी कि भोजन को काटने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृतनक दांत कहते हैं। तो जो कृतनक दांत होते हैं
उनके ये क्या होती है, अच्छा नीचे वाले जो कृतनक दांत होते हैं उसमें भी, ठीक है, नीचे वाले, ऊपर नहीं, नीचे वाले जो कृतनक दांत होते हैं उनके ये पीछे स्थित होती है। जो नीचे वाले कृतनक दांत होते हैं उनके क्या होती है, ये पीछे स्थित होती है और मध्यम आकार की होती है। ये है तो मध्यम आकार की, ना तो ये बड़ी है ना ये छोटी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लार का स्रवण करती है। हमारे मुख में अगर सबसे ज़्यादा जो लार स्रावित करने वाली कोई ग्रंथि है तो वो कौन हो गई, अधोजंब ग्रंथि हो गई। कितना लार स्रावित करती है, तो 70 से 75% लार का स्रवण ये करती है। 70 से 75% लार का स्रवण कौन करती है, अधोजंब ग्रंथि। यानी कि ये कैसी हो गई, ये सबसे ज़्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि हो गई। बचा कुचा 25 से 30% जो लार है वो ये दोनों ग्रंथियाँ कौन सी, अधोजीवा ग्रंथि और कर्णपूर्व ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लार के अंदर होता क्या क्या है। भाई हमने कह दिया कि लार स्रावित होती है, लार क्षारीय प्रकृति की होती है, इनको ये स्रावित करते हैं, लेकिन लार का संगठन भी तो देखना पड़ेगा कि लार में होता क्या क्या है। और हम कह रहे हैं कि ये पाचक ग्रंथियाँ हैं और ये लार स्रावित कर रही है, तो ऐसा लार में क्या होता है कि वो पाचन का काम करती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होगी ज़रूर। ठीक है, तो संगठन के अंदर हम देखते हैं कि पहला जो संगठन अगर अपन देखें तो इसमें जल होता है। क्या होता है, जल, वाटर होता है इसमें, और इसके अंदर सर्वाधिक तो जल ही पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक इसमें जल पाया जाता है, कितना, 99%। कितना, 99%, 99% जो है लार के अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। दूसरे कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि क्या है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, तो एंजाइम तो होंगे ही। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसके अंदर एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अभी से आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुख में पाया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और वो खाना जो है वो सुबह का या फिर एक दिन पहले का हो सकता है, और उसके अंदर क्या आ सकते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आ सकते हैं। और मान लीजिए कि वो खाना पुराना नहीं भी है, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसके मुख में क्या आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, खाने के थ्रू आ जाए या किसी और थ्रू या किसी और से भी वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आ सकते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है कि जब बैक्टीरिया हमारे मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति को ये क्या कर देते हैं, गला देते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति को ये गला देते हैं, गोल देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम बहुत ही अच्छा एंजाइम है जो हमारे शरीर में क्या कर रहा है, जीवाणु का भक्षण करने का काम कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि जीवाणु को नष्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एक और एंजाइम होता है टाइलिन। इसके दो नाम हैं, एक तो है टाइलिन एंजाइम और दूसरा नाम क्या है, अल्फा एमिलेज एंजाइम। दोनों ही एक ही है, ज़्यादा अलग अलग याद नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमिलेज एंजाइम ये क्या काम करता है, तो ये मेन काम क्या है लार का, भाई पाचन का काम करवाती है लार। मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो लार के थ्रू ही होता है, और जब मुख में भोजन का पाचन हो जाता है तो आपको याद होगा जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी, शुरू की क्लास जब ली थी, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि मुख में जो पचित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बोलस क्या है, तो आपको याद रखना है कि भोजन जब मुख में जाता है तो मुख में लार जो है उसका क्या करवा देती है, पाचन करवा देती है। तो जो थोड़ा बहुत पचित जो भोजन होता है या जो भी लुगदी होती है भोजन की, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, अब टाइलिन एंजाइम और एमिलेज एंजाइम क्या काम कर रहे हैं, पाचन का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पाचक एंजाइम कहा जाता है। मुख्य काम तो यही है पाचक एंजाइम का, है ना, पाचन का करना ही है, तो ये पाचक एंजाइम होते हैं। और ये किसको किस में बदल देते हैं, तो हम जो स्टार्च खाते हैं या हमारे मुख में जो स्टार्च होता है भोजन के रूप में, उस स्टार्च को ये किस में बदल देते हैं, माल्टोज में बदल देते हैं। ये स्टार्च को किस में बदल देंगे, माल्टोज में बदल देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा हो जाता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर समाप्त हो जाता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है,
अब इसके अंदर कौन कौन से आयन होते हैं वो भी देखिए। तो आयन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक के रूप में होता है, तो NaCl हो सकता है, ठीक है। दूसरा पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है क्या है, होता है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इस प्रकार के बहुत सारे इसके अंदर आयन होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट है। बस हमें अब क्या करना है, इन लार का ये जो लार है इसका संगठन कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ने हैं लार के कार्य। भाई लार काम तो कर रही है, हमें पता है कि ये जीवाणु का भक्षण करने का भी काम कर रही है, ये पाचक एंजाइम निकालती है, तो इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, तो ये पाचन का काम भी करते हैं। लेकिन और इसके अलावा इसके क्या क्या कार्य है वो भी देख लेते हैं। तो इसके कार्य में हम देखते हैं कि ये कैसी होती है, लार जो होती है वो प्रतिजीवाणु होती है। क्या होती है, प्रतिजीवाणु, यानी एंटी बैक्टीरियल होती है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल। एंटी का मतलब आप जानते ही हैं, वैसे अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि हमने एंटीजन एंटीबॉडी सब कुछ पढ़ रखा है, उसमें एंटी शब्द का मतलब मैंने बताया था। ये एंटी जीवाणु होती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रतिजीवाणु हो सकती है, या एंटी बैक्टीरियल होती है। अभी मैंने बताया कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, जीवाणु का भक्षण करने का काम करता है। तो लार क्या काम कर रही है, जीवाणु को मारने का काम कर रही है। तो ये कैसी हो गई, प्रतिजीवाणु हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या काम करती है, पाचन में सहायक होती है। ये लार जो होती है वो कैसी होती है, पाचन में सहायक। क्यों पाचन में सहायक, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और कौन से पाचक एंजाइम होते हैं, टाइलिन होता है, अल्फा टाइलिन, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा एमिलेज एंजाइम कह सकते हैं, जो किसको, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो ये पाचक होती है, ये पाचन ये जो है इसकी प्रकृति जो होती है वो पाचक होती है, ये पाचन में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये मुख की पीएच को या पीएच का नियंत्रण करती है। तो मुख की जो पीएच है उसका भी ये नियंत्रण करती है, ना ज़्यादा बढ़ाना ना ज़्यादा घटाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन जब हमारे मुख में जाता है तो ये भोजन की एक लुगदी बना लेती है, ठीक है। भोजन के साथ में मिलकर ये एक लुगदी बना लेती है, उसको लसलसा बना लेती है। अगर वो लसलसा बन गया है तो उसे हम आराम से निगल सकते हैं, यानी कि ये निगलने भी, यानी कि भोजन को निगलने में भी ये सहायता करती है। अगर हमारे मुख में लार की कमी हो जाए या मुख कभी प्यास की कमी की वजह से सूखा हो जाए, तब क्या होगा कि हम जो भोजन खाएंगे वो आसानी से गले से नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है। तो लार जो है वो क्या काम करती है, भोजन को लसलसा बनाकर इसको क्या करती है, निगलने में सहायता भी करवाती है, ठीक है। तो ये आपकी पाचक ग्रंथियाँ जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको मैंने डिटेल में बता दिया है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी तरह से इसको उतार भी सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पाचक ग्रंथियाँ हमें पता है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है जो लार का स्रवण करती हैं। लार की पीएच होती है क्या, हल्की क्षारीय होती है। ये प्रतिदिन कितना लार निकलता है, तो 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है हमारे शरीर मुख में, ठीक है। कैसी है ये लार ग्रंथियाँ, बहिस्रावी प्रकार की है, क्योंकि ये एंजाइम और किसका स्रवण करती है, अच्छा ये नलिका युक्त भी होती है। इनको हम कह सकते हैं कि ये नलिका युक्त होती है। इनमें नलिकाएँ पाई जाती हैं जो एंजाइम को लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, हमने पढ़ी, अधोजीवा, कर्णपूर्व और अधोजंब ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद में हमने संगठन के बारे में पढ़ा, तो इसमें जल होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन या अल्फा एमिलेज एंजाइम होता है, और इसके अलावा कुछ आयंस भी होते हैं। और इसके कार्य हमने पढ़े, तो ये बहुत सारे काम करती है। ये जीवाणु को मारने का काम करती है, ये पाचन में हेल्प करती है, ये भोजन को निगलने में हेल्प करती है, और मुख की पीएच को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। तो लार ग्रंथियाँ आपके कंप्लीट हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम दूसरी जो ग्रंथि देखते हैं वो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हैं। कौन कौन सी है, पहली लार ग्रंथियाँ जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरी कौन सी है, यकृत ग्रंथि है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और उसके बाद में आती है अग्नाशय ग्रंथि। लेकिन आज की क्लास में हम 2 ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ ली है, कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि, और उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि, क्योंकि यकृत ग्रंथि जो है वो
उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है हमें, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको मैं अगले क्लास में आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो अब हम अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि का पहला पॉइंट देखिए आप कि ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, या यूँ कह सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली मैंने बता दिया है कि पहली जो पाचक ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी कह सकते हो आप, वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। और ये उससे छोटी होती है तो ये दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका कि ये जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मैंने इससे पहले बताया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो बहिस्रावी तो कौन सी हो गई थी? पाचक ग्रंथियाँ हो गई थी। और ये कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि हो गई? मिश्रित ग्रंथि हो गई। तो ये मिश्रित ग्रंथि होती है, इसका मतलब क्या है कि इसके ये जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और ये कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, तो ये मिश्रित ग्रंथि हो गई, और किस प्रकार से है वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये अनियमित आकार की होती है, इसका आकार कोई भी फिक्स नहीं होता है। कहाँ पाई जाती है ये? तो ये ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है, और ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जैसे ही ग्रहणी आती है यू आकार की आकृति बनाती है और इसके बीच में जो है ये ग्रंथि पाई जाती है। यकृत ये जो ग्रंथि है वो ग्रहणी की दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं होती है और इनके बीच में ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका उद्भव जो होता है, इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है? तो भ्रूण की एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसका रंग की बात करें हम तो ये रंग में कैसी होती है? तो ये गुलाबी कलर की होती है। इसकी लंबाई देखें तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और भार की अगर हम बात करें तो भार कितना हो जाएगा? 50 से 85 ग्राम इसका भार होता है। ठीक है, अब देखिए जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके 2 भाग होते हैं। कौन सा भाग होता है? कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है एसिनाई। एसिनाई एक इसी का एक पार्ट है, और ये पूरी की पूरी जो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि उसका कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 99% भाग। कौन? एसिनाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कौन है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो 99% तो भाग किसने बना लिया? एसिनाई ने। तो 1% बचा कुचा भाग जो है वो कौन बना देता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये एसिनाई जो होती है, हमने कहा कि ये मिश्रित ग्रंथि है और इस मिश्रित ग्रंथि के 2 पार्ट है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक पार्ट कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी प्रकार का, और एक भाग कौन सा हो जाएगा? बहिस्रावी प्रकार का। तो जो ये जो एसिनाई जो ग्रुप है इसका वो कैसा है? ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि ये जो भाग है वो कैसा हो गया? बहिस्रावी। अब अगर बहिस्रावी है तो मैंने आपको बता दिया है कि बहिस्रावी किन किन पदार्थों का निर्माण करती है। हार्मोन के अलावा जो भी एंजाइम कह लो या रस कह लो तो वो कौन निर्माण करती है? बहिस्रावी कोशिकाएं या बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ये क्योंकि एसिनाई जो है वो इसका बहिस्रावी भाग बनाती है तो इस वजह से ये किसका निर्माण करती है? अग्नाशय रस का। ये हार्मोन नहीं निकालेगी, ये क्या निकालेगी? अग्नाशय रस का निर्माण करेगी। ठीक है, और अग्नाशय रस जो होता है वो पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अग्नाशय रस पाचन में हेल्प करता है। ये अम्लीय जो माध्यम होता है उसको भी ये क्षारीय बना देता है, क्योंकि जब भोजन आमाशय से कहाँ पर जाता है? अग्नाशय, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रहणी भाग होता है जब वहाँ पर जाता है तो अग्नाशय से पाचक रस आता है, और वो कौन लेकर आता है? अग्नाशय रस जिसे हम कहते हैं। और वो कौन भेजता है? एसिनाई भेजता है। और वहाँ पर जब वो आ जाता है, ग्रहणी के अंदर जब भोजन आ जाता है तो भोजन अम्लीय प्रकार का होता है और ये उसको क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है, या यूँ कह सकते हैं उदासीन कर देता है। ठीक है, तो एसिनाई 99% भाग बना रहा है और ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है और ये क्या करता है? अग्नाशय रस का निर्माण करता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जो कि कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? 1% भाग। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा या डेल्टा कोशिका। ये कौन हो गई? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका
और तीसरे प्रकार की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कह देते हैं, गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका, दोनों ही एक ही है। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्फा कोशिका की। जो एल्फा कोशिका होती है वो एक हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन का नाम याद रखना है आपको, ग्लूकेगोन हार्मोन। क्या नाम है? ग्लूकेगोन हार्मोन। और ये हार्मोन आपके शरीर के अंदर किसकी मात्रा को बढ़ाएगा? शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब बॉडी के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में, या यूँ कहूँ कि बहुत ही अधिक मात्रा में जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, शर्करा जब बहुत ही डाउन हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, तब ये ब्लड में क्या करता है? शर्करा की मात्रा को ये हार्मोन बढ़ा देता है। कौन हार्मोन? ग्लूकेगोन हार्मोन बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसको क्या कर देता है? ये कम करने का काम करता है। ये क्या करता है? उसे कम करने का काम करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, और शर्करा की मात्रा जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़, या शुगर की बीमारी भी हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, है ना। शर्करा की बीमारी या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, और उसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये शर्करा की मात्रा को कम करता है। और जब ये खुद ही कम हो जाएगा तो ये शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी कोशिका है, कौन सी, गामा या डेल्टा कोशिका, वो क्या क्या, कौन कौन से हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन, एक तो होता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, दूसरा गैस्ट्रिन हार्मोन, और एक होता है सीरोटोनिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन को आपको याद रखना है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, सीरोटोनिन हार्मोन। अब ये तीनों काम क्या करते हैं? ये तीनों ही क्या काम करते हैं? तो ये तीनों का एक ही काम है, क्या? इन दोनों के ऊपर क्या करना? नियंत्रण रखना। किन के ऊपर? अच्छा, इनका मतलब ग्लूकेगोन हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन नहीं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिकाओं के ऊपर क्या करना? नियंत्रण रखना। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि ये कितना हार्मोन वगैरह निकालेगी और क्या क्या कार्य करेगी। तो नियंत्रण कौन करता है? ये हार्मोन करते हैं किस पर? अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका पर। इसके अलावा एक और काम होता है इसका, क्या काम होता है कि जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद में जब छोटी आंत्र के अंदर अवशोषण की क्रिया होती है, भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है, तो ये उस अवशोषण की क्रिया को संदमित कर देता है, यानी कि कम कर देता है। ठीक है, तो 2 कार्य इसके हो गए। बाकी मैंने आपके इसके कार्य बता दिए हैं। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करेगी जो शर्करा को बढ़ाएगा। ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो ये इसको बढ़ा देता है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है जो शर्करा के लेवल को कम करता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहे हैं शुगर लेवल को। और जो ये कोशिका है डेल्टा या गामा कोशिका, वो क्या काम करती है? वो 3 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है, और वो तीनों हार्मोन अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसके अलावा भोजन जो होता है उसके अवशोषण को भी संदमित करते हैं, यानी कि कम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? अग्नाशय ग्रंथि की। तो आज की क्लास में हमने 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़ ली है। कौन कौन सी? लार ग्रंथियाँ पढ़ ली है, और एक हमने पढ़ ली है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर हमारी एक और ग्रंथि बाकी रह गई है जो कि यकृत ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और वो जो ग्रंथि है उसका मैटर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसे हमें डिटेल में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उसके कार्य पढ़ने हैं, उसकी संरचना वगैरह देखनी है। तो इस वजह से इस क्लास के अंदर मैं वो क्लास या वो यकृत ग्रंथि को नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम उसे अगली कक्षा में देखेंगे। आपको इससे रिलेटेड या आज जो आपको जो भी पढ़ाया है, 2 ग्रंथियाँ हमने पढ़ी है, उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।